आप सभी का स्टडी दैट नेवर एंड चैनल में स्वागत है। एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन वीडियो सीरीज में आज मैं एंटीना पार्ट 2 वीडियो क्लास प्रस्तुत कर रहा हूँ। एंटीना पार्ट 2 वीडियो क्लास में जो टॉपिक कंसीडर किए जा रहे हैं वे हाफ पावर बीम विड्थ, बीम एरिया तथा बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल एवं फ्रंट टू बैक रेशियो इत्यादि हैं। साथ ही इन टॉपिक्स के अलावा इनसे संबंधित कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एवं जो एमसीक्यू बन सकते हैं उनको भी लिया जाएगा। तो आप सब आइए, स्लाइड के माध्यम से मैं वीडियो क्लास शुरू करता हूँ। एंटीना पार्ट 2 के इस वीडियो क्लास में प्रमुख आउटलाइन एक बार फिर से सुना देते हैं आपको। देखें, सबसे पहले हम एंटीना के बीम विड्थ को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद एंटीना बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल क्या होता है यह हम लोग अध्ययन करेंगे। पुनः एंटीना बीम एरिया से क्या समझते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है ये हम देखेंगे। फिर एंटीना रिजॉल्यूशन किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है, फ्रंट टू बैक रेशियो से क्या संबंध है और बीम इफिशियंसी से क्या समझते हैं, ये इसमें अध्ययन कर लेंगे हम लोग। फिर यदि बीम एरिया और डायरेक्टिविटी में कोई संबंध है तो उसका क्या उपयोग है और उस संबंध को भी देखेंगे। फिर हम एंटीना की बैंडविड्थ को समझाने का प्रयास करेंगे कि एक एंटीना की बैंडविड्थ से आप क्या समझते हैं। तो सब बीम विड्थ, बीम एरिया, बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल, रिजॉल्यूशन, फ्रंट टू बैक रेशियो, बीम इफिशियंसी एंड एंटीना बैंडविड्थ, ये आज के अध्ययन के मुख्य बिंदु रहेंगे। तो आइए एक एक करके इन्हें लेके चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखें, एंटीना बीम विड्थ क्या है वास्तव में। हम लोग अपने एंटीना के रेडिएशन पैटर्न से पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं कि रेडिएशन पैटर्न्स जो होते हैं वे जो भी पावर रेडिएट होती है उसको कन्फाइन किए होते हैं और जिस दिशा में पैटर्न निकलता है उससे हम जानते हैं कि इस दिशा में मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन की दिशा है। और उसमें मेजर लोब जो होते हैं जिनको मेन लोब का आपने पिछली क्लास में देखा था, तो उसमें ही पूरी एनर्जी यदि डायरेक्शनल एंटीना है तो कन्फाइन होती है। तो मेन क्या है इसमें एंटीना की बीम विड्थ में कि जो एंटीना की पावर है वह उसकी मेन लोब या मेजर लोब में ही हम ये मानते हैं कि उसमें है। अब उस मेन लोब या मेजर लोब में यदि एंटीना की पावर रेडिएट हो रही है तो ये एक रिसीविंग एंटीना पे भी जाएगी। इसे मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा आपको पॉइंटर के माध्यम से कि यदि कोई पैटर्न हमें यदि मिला है, सपोज करें कि एक पैटर्न है जो रेडिएशन पैटर्न है, मान लीजिए कि इस दिशा में हमारे ट्रांसमिटिंग एंटीना का मेजर लोब है जो इस तरह से पैटर्न रेडिएट किया हुआ है, ऐसे भेज रहे हैं, ऐसे इस दिशा में सबसे मैक्सिमम रेडिएशन मिल रहा है। तो ये किसी रिसीविंग एंटीना पे भी जाएगा जहाँ पे ये रिसीव करेगा रिसीविंग एंटीना। तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो मैक्सिमम एनर्जी है जो रेडिएट हो रही है वो पूरी की पूरी मिल जाए। तो यहाँ बीम विड्थ से ये तात्पर्य है कि मेरी अपनी एंटीना जिसका मेजर लोब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये उसका मेजर लोब है, ठीक है, इसी में एनर्जी पूरी रेडिएट हो रही है, मैक्सिमम एनर्जी इसमें एसोसिएटेड है। जो पावर है जो रेडिएटेड सिग्नल का वो इसी दिशा में कन्फाइन हो रहा है। तो कोई रिसीविंग एंटीना यदि होगा तो जिस एंगल से ये पावर रेडिएट हो रहा है वह उसको पहले उसको डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे है, ये मैक्सिमम पावर की पोजीशन है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक यदि इसको हमने पावर दिखाया मैक्सिमम पावर, तो इसकी हाफ पावर जहाँ पे यदि ये मैक्सिमम पावर को हम 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट, तो हाफ पावर इसके आधे पे आएगा, ठीक है। तो हाफ पावर की यदि दो बिंदुओं से निरूपित करें, दोनों लोब की दोनों दिशाएं, बाएं साइड में भी और दाएं साइड में भी, तो ये दो बिंदु कम से कम P1 और P2 हैं। तो ये हाफ पावर पॉइंट है।
ये हाफ पावर पॉइंट जो है, यदि इनको हम जहाँ से मेरी रेडिएशन शुरू हो रही है वहां से यदि हम इनको मिला देते हैं ऐसे, तो और इस एंगल को यदि हम कहें कि ये जो मेरी जेड एक्सिस है, जिधर जिसको मैंने दिखाया है वहां से यदि एंगल थीटा है दोनों तरफ, इधर भी थीटा इधर भी थीटा, तो हाफ पावर पॉइंट पे जहाँ पे पावर आधी हो गई है उन बिंदुओं को मिलाने वाले जो मेन रेडिएशन पैटर्न है मेजर लोब पे हमें जो ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं, तो ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को हम लोग 2 थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 2 थीटा। तो इसी यही 2 थीटा एंगल ही मेरा बीम विड्थ है, टोटल बीम विड्थ है, जिसमें पूरी एनर्जी क्या है, कन्फाइन है। यदि हम अपने रिसीविंग एंटीना का भी बीम विड्थ 2 थीटा बना लें, पहले से यदि हम पता है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना का बीम विड्थ कितना है, 2 थीटा है, तो रिसीविंग एंटीना का भी बीम विड्थ यदि हम 2 थीटा बना के पहले से ही रखें, तो मेरी पूरी एनर्जी इस रिसीविंग एंटीना को मिल जाएगी। ये रिसीविंग एंटीना यदि लगा है तो यही इसका लक्ष्य है बीम विड्थ का, कि हम एक ऐसी जो बीम निकल रही है उसकी यदि हमें विड्थ पता हो पहले से, एंगुलर सेपरेशन ये होता है दोनों बिंदुओं का जो हाफ पावर पॉइंट होते हैं, तो ये एंगुलर सेपरेशन यदि हमें पता है तो अपने रिसीवर का भी हम उतना ही रखेंगे एंगुलर सेपरेशन, और हम जो है पूरी जो रेडिएटेड वेव की पावर है हमको रिसीविंग साइड में मिल जाएगी। देखिए इसको मैंने कैसे डिफाइन किया हुआ है, तो उसको डिफाइन ऐसे किया है, यहाँ से देख लेते हैं फिर से। ये देखिए डिफाइन किया है कि एंटीना को दिए गए पावर पैटर्न प्लॉट में यदि उसके मेजर लोब पर ऐसे दो बिंदु हम प्राप्त कर लें जहाँ पे एंटीना की टोटल रेडिएटेड पावर का मान क्या है, अधिकतम मान का आधा हो जाए, तो ये यही दोनों बिंदु P1 और P2 हैं जहाँ टोटल पावर जो है, जो मैक्सिमम पावर की क्या है, आधी हो गई है, तो इन्हें हाफ पावर पॉइंट भी कहते हैं। ये कैसे बिंदु है? ये हाफ पावर पॉइंट है। यदि ये ई प्लेन में है तो ये टोटल जो हमें ये दिखाई देंगे 2 थीटा ई प्लेन में दिखाई देंगे। यदि ये एच प्लेन में यदि हमने पैटर्न बनाया है तो वे यही टोटल हमें एच प्लेन में दिखाई देंगे, तो इसीलिए इनको थीटा एचपी और फाई एचपी भी कहते हैं। यहाँ पे हम थीटा एचपी से संबंध रखेंगे। थीटा एचपी का मान कितना होगा? 2 थीटा के बराबर होगा, जो आपको चित्र में शो कर रहे हैं। तो वहां पे जहाँ पावर आधी हो जाती है, ऐसे दोनों बिंदुओं को यदि हम लें P1 और P2 को, और मुख्य अक्ष जैसे जेड एक्सिस यहाँ दिखाई दे रही है, तो वहां से यदि एंगल को एक साइड से नापे तो थीटा, दूसरी साइड से भी क्या है, थीटा। तो ये जो 2 थीटा का जो विड्थ आया है इसे ही हम हाफ पावर बीम विड्थ कहते हैं। इसमें ही जो है मेरी पूरी मेजर लोब की एनर्जी क्या है, कन्फाइंड है, और जो पावर है इसमें कन्फाइंड है। और यदि इतना ही 2 थीटा का बीम विड्थ यदि हम रख के रिसीवर पे भी डिजाइन करें अपने रिसीवर एंटीना को, तो टोटल एनर्जी जो प्रोपोगेट होगी ट्रांसमिटिंग एंटीना से भी रिसीविंग एंटीना को मिल जाएगी। हाफ पावर बीम विड्थ का यही उपयोग है कि अपने एंटीना के हाफ पावर बीम विड्थ को हम कैसे प्राप्त करेंगे, जहाँ पे मेजर लोब पे जहाँ मैक्सिमम पावर है वहाँ जिसको हम 1 यूनिट मानते हैं, तो हाफ पावर जिस बिंदु पे आएगा उस बिंदु को हम पहले पहचान लेंगे। वे बिंदु अपने पैटर्न पे आधे दूरी पे आएंगे तो उनको P1 और P2 कहेंगे। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे जैसे 1 है, तो उसके यदि हम लॉगरिथम लेंगे तो 0 dB आएगा। फिर जो हाफ पावर होगी तो 1 की आधी होगी हाफ, यदि उसका लॉगरिथम लेंगे तो -3 dB आएगा। तो ये आपका जो है रेक्टेंगुलर में लॉगरिथम प्लॉट लिया गया है लॉगरिथम स्केल पे, तो इसको इसीलिए इसको -3 dB पॉइंट भी बोलते हैं। तो जो मेरी जो हाफ पावर बीम विड्थ है ये वास्तव में एंटीना की बीम विड्थ होती है। इसे हम 3 dB बीम -3 dB बीम विड्थ भी कहते हैं, और इसे ही जो है हाफ पावर बीम विड्थ भी कहते हैं। यदि हमने पावर पैटर्न पे इसको ड्रा किया है, जैसे मैंने यहाँ पे पावर पैटर्न पे ड्रा किया है, तो ये जो है पावर पैटर्न के लिए हाफ हाफ पावर होगी। यदि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न पे यदि निकालना चाहें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है 0.707 वाला बिंदु होगा। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जाएगी, 1/√2, तो वहां से भी निकाल सकते हैं आप इसे। तो बीम विड्थ का मेन लक्ष्य ये है कि हम अपनी बीम विड्थ यदि ट्रांसमिटिंग एंटीना की जानते हैं तो अपनी रिसीविंग एंटीना को भी उतना ही रखेंगे, जितनी की उतनी ही बीम विड्थ वाला रखेंगे, जिससे कि टोटल एनर्जी उसे क्या हो, प्राप्त हो जाए। और यही प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी है कि यदि दोनों की बीम विड्थ एक बराबर नहीं होगी तो हमें पूरी जो है जो ट्रांसमीटर की होगी वैसी ही रिसीवर की भी होनी चाहिए। तो बीम विड्थ का अध्ययन इसीलिए करते हैं। तो एंटीना बीम विड्थ में आपको मैं पूरा पुनः दोहरा दूं कि जहाँ पे मैक्सिमम पावर है उस पॉइंट को हमने देख लिया, और वहां से जहाँ आधी पावर के बीच के बिंदु को दोनों ओर ड्रा किया, तो रेडिएशन पैटर्न पे जहाँ दो बिंदु मिले उससे हाफ दूरी पे आधी पावर पे जहाँ पावर मिलते हैं, तो उन बिंदुओं को यदि हमने मिला दिया आपस में देखा, तो ये जो है एंटीना के
पैटर्न के केंद्र पर जो एंगल ड्रा करेंगे, ये एंगल होगा 2 थीटा के बराबर, जहाँ थीटा ऊर्ध्वाधर अक्ष से एक पॉइंट के बीच का एंगुलर सेपरेशन है। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच का एंगुलर सेपरेशन जो होता है, यही मेरा बीम विड्थ होता है। इसे एंटीना का हाफ पावर बीम विड्थ भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पावर लॉगरिथम स्केल पे भी देख सकते हैं। और इस ये ज्ञात यदि हमें हो गया तो इसका सबसे लाभ ये होता है कि अपने रिसीविंग एंटीना को भी इतने ही बीम विड्थ का यदि हम डिजाइन करेंगे तो ये डायरेक्शनल एंटीना जो है उतनी पूरी की पूरी रेडिएशन पैटर्न मैक्सिमम जो है हम अपने रिसीविंग एंटीना को दे सकते हैं, रिसीविंग उसे प्राप्त कर सकता है। और इसे 3 dB बीम विड्थ भी कहते हैं और ये 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो जो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यदि कहीं आते हैं तो उनको आप देखें और फिर उसको कर लेंगे। इसी में जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है एंटीना बीम विड्थ के साथ बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास 2 डायग्राम है। एक तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो अगली स्लाइड से उसको दिखा दें बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल क्या होता है। तो यहाँ से दिखाते हैं नए स्लाइड पे। यहाँ पे भी अपना मार्कर लेते हैं जिससे कि समझाने में थोड़ी सी इजी हो जाए हमें। ठीक है, तो ये ले आए। देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन है हमारी कि एंटीना के एक सेकेंड, ये देखें, ये जो बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, पहले डिफाइन करते हैं फिर इसके उपयोगिता को समझाते हैं कि इसका क्या उपयोग है और किस तरह से उपयोगी है हमारे लिए। देखिए एंटीना के जो दिए गए पावर पैटर्न है उनमें जो है हमें फर्स्ट नल कहाँ प्राप्त होगा। फर्स्ट नल मतलब जहां से जो है हमारी जो पहली साइड लोब यदि प्राप्त होती है, मेजर लोब और साइड लोब के बीच में हमें जहाँ वो पॉइंट बिंदु मिलता है, मेजर लोब और माइनर लोब या मेजर लोब और साइड लोब के बीच में वह बिंदु मिलता है जहाँ पे हमें रेडिएशन शून्य होता है। यहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं है, कोई भी यहाँ पे ऐसा पैटर्न नहीं है जो कहे कि मेरे में एनर्जी क्या है एसोसिएटेड है। वास्तव में एनर्जी किस में एसोसिएट है उसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न यदि इसको इसको इसके कलर में ले लें, ग्रीन कलर का है तो मान लीजिए ये, तो इसमें जो है यहाँ पे यहाँ पे एनर्जी है, इसमें भले ही एनर्जी कम है लेकिन यहाँ पे क्या है, एनर्जी है। इसमें एनर्जी है, इसमें रेडिएशन है, तो इसीलिए इसका ये बैक लोब है तो भी इसमें कुछ एनर्जी है। लेकिन यदि हम जहाँ नल की बात करते हैं इस बिंदु पे, तो यहाँ पे जरा सा भी यहाँ पे कोई भी यहाँ यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बना है। इसमें पूरी एनर्जी है, ये मेन पैटर्न है हमारा, इसमें आपको पूरी एनर्जी मिल रही है, पूरी पावर मिल रही है। ये पावर लिए हुए पूरा पैटर्न है, रेडिएशन पैटर्न है जो मेजर लोब है, तो इसमें पूरी इसमें मैक्सिमम एनर्जी है। ठीक है, लेकिन हम निश्चित रूप से यहाँ पे ऐसा जगह देख रहे हैं, ऐसी जगह हमें दिखाई दे रही है जहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है और मेजर लोब और साइड लोब के बीच का फर्स्ट नल होता है। तो यहाँ यही ये पॉइंट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये फर्स्ट नल है। यदि हम दोनों बिंदुओं को आपस में देख मिलाएं और ये जो है यहाँ पे जो एंगल दिखाए, यहाँ पे जो जो भी एंगल सबटेंड करें तो उसको हम बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल कहते हैं। तो देखिए ये बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल आप यहाँ से देखते हैं कि एनर्जी यहाँ पे न्यूनतम है। फर्स्ट मेजर लोब और फर्स्ट साइड लोब जो दिखाई दे रही है, माइनर लोब दिखाई दे रही है, उसके मध्य में एक पॉइंट यहाँ से मिल रहा है, वैसे यहाँ पे भी एक पॉइंट मिल रहा है। तो इनके बीच में जो है हमें यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं है जिसे हम फर्स्ट नल कहते हैं। तो ये कितना एंगुलर सेपरेशन लेते हैं, इनकी एंगुलर सेपरेशन कितनी है, जितनी भी इनकी एंगुलर सेपरेशन है वही हमारी क्या है, उसी को हम यहाँ पे ये जो एंगुलर सेपरेशन दिखाई देगी वे हम बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल कहते हैं। ठीक है, बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल का उपयोग क्या है, इसे क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या महत्व है, इसका क्या तात्पर्य है। देखिए ये बिट्स यदि ज्यादा है, सपोज करिए कि बिट्स ज्यादा है, तो ये जो हमारे मेजर लोब है वे थोड़ा फ्लैट दिखाई देगा। लेकिन यदि ये बिट्स यदि कम होगी, बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल कम होगी, तो मेरी मेजर लोब क्या होगी, अधिक शार्प और नुकीली होगी। उसको मैं अपने यहाँ समझा दूं आपको। सपोज करिए कि एक सेकेंड, ये मेरा पॉइंटर है और यहाँ से ये आपको ये दिखा एक ऐसी बिट्स दिखाई दे रही है जो मेरी मेजर लोब की है।
यहाँ पे आपको ये जो दो बिंदु Q1 और Q2 दिखाई दे रहे हैं, इनसे जो जो एंगल सबटेंड हुए, सपोज करिए कि एंगल θ1 यहाँ तक है, यहाँ भी θ1 है, तो 2θ1 ये एंगल है पूरा। यदि 2θ1 का मान हम और ज्यादा करें तो और फ्लैट मेरा मेजर लोब आएगा और इसकी डायरेक्टिविटी कम की जाएगी, अर्थात ये ज्यादा एनर्जी लेके पैटर्न नहीं जा पाएगा आगे तक। तो बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल का ये तात्पर्य है कि यदि इसकी वैल्यू कम है, यदि एंगल कम है 2θ1 जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मेरी डायरेक्टिविटी ज्यादा होगी, मेरा जो शार्पनेस होगा जो पैटर्न का भी कहीं ज्यादा होगा। अब उसे मैं आपको ग्राफ करके दिखाता हूँ। सपोज करिए कि ये मैं यहाँ से एक नया बनाना चाहता हूँ। सपोज करिए कि ये मेरी ये जो है, अब ऐसी कोई पैटर्न मेरी बन रही है, इस तरह से पैटर्न है। तो यदि इसका यदि हम खींचना चाहेंगे BWFN, इसको हम BWFN को किसी और रंग से खींचते हैं, लीजिए नीले रंग से खींचते हैं। तो इसकी यदि BWFN हम ड्रा करें इस वाले वक्र की, तो देखें यहाँ से ये जो है, ये कुछ कुछ कम एंगल लेके आएगा। अब मेरी जो बीम बिटवीन फर्स्ट नल है, वो एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक नापे 2θ1 की वैल्यू, तो नाउ 2θ1 की वैल्यू जो है पहले 2θ1 की वैल्यू से क्या होगी, कुछ कम होगी। ये वैल्यू जो है पुराने 2θ1 की जो वैल्यू थी उससे कम होगी। तो उससे डायरेक्टिविटी क्या मिल रही है आपको, आपका जो जो ये जो मेजर लोब है बहुत शार्प आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और ये दूर तक वेव को प्रोपेगेट करेगा, और जो रिसीविंग एंटीना होगा उसको ये ज्यादा कम बिट्स में उसकी जो है कम ही बीम बिट्स में या बीम बिटवीन फर्स्ट नल में उसको जो है रिसीव हो जाएगी, और इसकी शार्पनेस ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी भी क्या होगी, कहीं उससे ज्यादा होगी, फ्लैट रिस्पांस ना होकर इसका शार्प रिस्पांस होगा। तो बीम बिटवीन फर्स्ट नल यदि हमें पता है कितना है, तो अपने रिसीवर को डिजाइन कर सकते हैं हम, और उसी हिसाब से हम अपने रिसीविंग एंटीना को भी सेट कर सकते हैं। तो बीम बिटवीन फर्स्ट नल जो है बहुत ही उपयोगी है इस मामले में कि यदि मेरी बीम बिटवीन फर्स्ट नल कम रहती है, बीम बिटवीन BWFN यदि कम रहता है, तो निश्चित रूप से मेरी जो है मेजर लोब जो है कहीं अधिक शार्प, अधिक नुकीली और दूर तक वेव को प्रोपोगेट करने वाली होगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेजर लोब और साइड लोब, मेजर लोब और साइड लोब, मेजर लोब और फर्स्ट साइड लोब, मेजर लोब और फर्स्ट साइड लोब, इनके बीच की जो हमें एंगुलर सेपरेशन दिखाई दे रही है, इसे ही हम बीम बिटवीन फर्स्ट नल कहते हैं। तो हम लोग इसके जो है मैथमेटिकल जो फार्मूलेशन है उसको देखेंगे अपनी अगली स्लाइड में। और इसके जो तीन बिंदु मुख्य थे, जैसे बीम विड्थ या हाफ पावर बीम विड्थ जिसे कहते हैं, फिर बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल कहते हैं, और फिर जो है बीम एरिया। तो अब हम अपनी अगली बिंदु बीम एरिया लेते हैं, फिर तीनों को हम मिला के जो भी इसमें कंसेप्ट कॉमन होंगे। तो देखें एंटीना की बीम एरिया क्या होती है, ये शब्द एंटीना है यहाँ पे, उसकी बीम एरिया की बात करें तो ये कंसेप्ट आप सॉलिड एंगल से निकलता है। ठीक है, अब तक आपने जो है एंगल पढ़े हैं, तो प्लेन एंगल पढ़ा है आपने, एक प्लेन में एंगल पढ़ा है, तो उसको हम लोग उस एंगल को डिफाइन करते हैं कैसे, कोण इज इक्वल टू चाप डिवाइडेड बाई त्रिज्या, या थीटा इक्वल टू यदि आर के बी है तो डिवाइडेड बाई रेडियस आर, कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। और ये थीटा को हम किस में करते हैं, रेडियन में, और रेडियन किसका है, प्लेन एंगल का मेजरमेंट करता है। ठीक है, ये हम सर्किल पे करते हैं, और पूरी यदि हम देखेंगे 2θ कितना वेरी कर सकता है, तो ये 0 से लेकर 2π तक वेरी करता है। तो एक यदि पूरे सरकमफ्रेंस को हम सरकमफ्रेंस की बात करें, परिधि की बात करें, तो केंद्र पे कितना एंगल अंतरित कर सकता है, 2π। लेकिन ये एक प्लेन पे हम जो है मूव करते हैं और अपना दिखाते हैं। यदि हम 3 डायमेंशन प्लेन की बात करें, 2 डायमेंशनल प्लेन की बात न करें, जनरली प्लेन का मतलब हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन ही मानते हैं। ठीक है, यदि हम 3 डायमेंशनल एनालिसिस करें किसी भी, तो हमें सर्किल नहीं दिखाई देगा। यदि हम 3 डायमेंशन में देखें तो हमें स्फीयर की बात सुनाई देती है, स्फीयर से हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ जो हमारे पैटर्न जो आ रहे हैं 3 डायमेंशन में, वे आप देखेंगे कि पैटर्न कैसे हैं, तो जनरली जो है उसको वो कई जगह स्फेरिकल पैटर्न भी है। तो हमें बीम एरिया को जो है अपने रेडिएशन पैटर्न में जो बीम एरिया हमारी बनती है, उसको हमको किसी स्फीयर से जोड़ के चलना चाहिए, और स्फीयर के कोई भी हम सेक्शन यदि लेते हैं, तो वे अपने सेंटर पे कैसा एंगल दिखाता है उसकी बात करें, तो ऐसे एंगल जो होते हैं उनको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। कैसे, प्लेन एंगल ना होकर क्या होते हैं, सॉलिड एंगल होते हैं, और उनके जो यूनिट होते हैं, जो मात्रक होते हैं, वे रेडियन के ना होकर क्या होते हैं, उन्हें हम स्टेरेडियन कहते हैं। ठीक है, स्टेरेडियन या उसे एसआर से डिनोट करते हैं, या जैसे आपने इसे ओमेगा जैसा देखा है, ऐसे इस शब्द से डिनोट
डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्य है कि कोई एक छोटा सा सेक्शन जिसकी एरिया कितनी है, उसकी इक्विवेलेंट एरिया यदि ये है और उसको हम रेडियस आर के बराबर लें, इतने इस छोटे से इनफाइनाइटेसिमल सेक्शन लें यदि हम, तो आर स्क्वायर के बराबर है। तो ये जो है एरिया ए के लिए हम निकालना चाहें तो हमारा इसके लिए जो सॉलिड एंगल होता है वो डी जो इनफाइनाइटेसिमल सॉलिड एंगल होगा इनफाइनाइटेसिमल एरिया के लिए, इस डीएस के लिए, तो वो डीएस अपन आर स्क्वायर होता है, जहाँ इक्विवेलेंट आर गुणे आर बराबर आर स्क्वायर होता है। तो ये डीएस कितना सबटेंड करेगा सेंटर पे, ये जो डी एंगल आएगा उसका मान होगा डीएस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ये ds जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कितना होगा, साइन थीटा डी फाई। ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, जहाँ मैंने एंटीना शुरू किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि निश्चित रूप से जो है इसकी जरूरत पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं कि हमें यदि इंटीग्रेट करना हुआ किसी सरफेस को, तो हमारे लिए हर सरफेस के लिए अपना क्या है, जैसे dl dx dy dz होता है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमें ds जानना पड़ेगा। तो ऐसे सरफेस के लिए साइन थीटा डी फाई उसका ds का मान होगा, ये इंटीग्रल में हम रखेंगे। और वास्तव में एक स्टेरेडियन का मान कैसे निकालेंगे, तो ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे की गई है कि एक स्टेरेडियन को मान आप ऐसे निकाल सकते हैं, एक स्टेरेडियन इक्वल टू 1 रेडियन का स्क्वायर, ठीक है। और टोटल एरिया कितनी होती है स्फीयर की, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम उसी गणना से कर सकते हैं कि 1 रेडियन स्क्वायर एंड 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180/5 का स्क्वायर, तो ये 3282.81 स्क्वायर डिग्री होता है। क्या होता है ये, स्क्वायर डिग्री, इसको ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर डिग्री होता है। और यहाँ पे ये भी हम मतलब बताना चाहेंगे, गणना तो अभी नहीं किए हैं, लेकिन ये एक स्फीयर जो है टोटल, ये स्फीयर जो है अपने केंद्र पे कितना एंगल सॉलिड एंगल दे सकता है, तो 4 पाई दे सकता है। कितना देगा, 4 पाई। आप इसी सूत्र में रखेंगे, यहाँ पे मैं इसको पेन से करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे रखें इसी में कि ds अपॉन आर स्क्वायर, तो पूरी ds कितना रखेंगे, यदि पूरा स्क्वायर यदि वहां पे कर रहा है तो पूरी ds आपकी कितनी हो जाएगी, दिस इज सपोज टू बी 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाउ मच, आर स्क्वायर। तो एक होल स्फीयर, वन स्फीयर, टोटल स्फीयर कितना सॉलिड एंगल देगा, 4 पाई, ठीक है। सिमिलरली हाफ स्फीयर कितना देगा, हाफ स्फीयर कितना देगा आपको, 2 पाई। इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, इतना 2 पाई स्टेरेडियन देगा, रेडियन नहीं देगा ये देखिए, यदि मैंने 4 पाई लिखा तो क्या लिखा, स्टेरेडियन। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, 2 पाई लिखा तो क्या लिखा, स्टेरेडियन देगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसमें ये बिंदु काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि यदि एक स्फीयर है तो वे अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल देगा, तो आप उसका उत्तर क्या देंगे, 4 पाई। यदि एक हेमी स्फीयर है तो वे अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल क्रिएट कर सकता है, तो आप क्या कहेंगे, 2 पाई। यदि हम कहें कि एक स्टेरेडियन कितने स्क्वायर डिग्री के बराबर होता है, तो आप कहेंगे 3282 स्क्वायर डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 3282 स्क्वायर डिग्री। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं होती, रिजल्ट ही याद करने की जरूरत होती है। तो दैट इज 3282 स्क्वायर डिग्री, ठीक है। तो अभी आपको मैंने सॉलिड एंगल समझाया है, यहाँ पे बीम एरिया अभी नहीं बताया कि बीम एरिया वास्तव में है क्या। अभी तो सॉलिड एंगल की एक डेफिनेशन दी, जिससे कि कुछ कंसेप्ट आपके क्या हो, क्लियर हो। नेक्स्ट चलते हैं। देखें जो है यहाँ पे मैं इस स्लाइड में बीम एरिया बताने का प्रयास करूंगा। देखिए बीम एरिया होती क्या है, बीम एरिया जो होती है ये जो है बीम सॉलिड एंगल के नाम से जानी जाती है। बीम एरिया क्या होती है, बीम सॉलिड एंगल, मतलब यदि मेरा कोई रेडिएशन पैटर्न हमें मिला है, ठीक है, मेन लोब है, ये साइड लोब है और इसका बैक लोब है, ये माइनर लोब है, ये भी एनर्जी रखेगा, बहुत कम रखेगा, लेकिन ये बैक लोब और भी कम रखेगा, और मेजर लोब क्या रखेगा, ज्यादा रखेगा। तो हम इस मेजर लोब को हमें कन्फाइन करना है, ठीक है, 3 डायमेंशनल पैटर्न में। तो जो एंगल आएंगे वो प्लेन में नहीं आएंगे, बल्कि 3 डायमेंशनल प्लेन में आएंगे या 3 डायमेंशन में आएंगे, तो उसको हम सॉलिड एंगल से ही दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे एक कोनिकल सरफेस दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक क्या है, सॉलिड एंगल है, जिसमें मेरा ये पूरा पैटर्न जो है मेजर लोब
को ये क्या कर लिया है, कन्फाइन कर लिया है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये हमने इसको जो है, ये जो पूरी ये जो ज्योमेट्री यहाँ दिखाई दे रही है, इसको मैंने कहा कि ये बीम सॉलिड एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और इतनी बीम सॉलिड एंगल आएगी हमारी, ठीक है। तो बीम सॉलिड एंगल क्या होगी, पूरी पैटर्न के एरिया को भी कवर करेगा। तो उसके लिए कहते हैं कि संपूर्ण स्फीयर की जो नॉर्मलाइज पावर पैटर्न है उसका इंटीग्रेशन यदि हम करें तो हमें ऐसी एक बीम सॉलिड एंगल मिलेगी, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा ए से। तो फार्मूला क्या होगा उसमें देखें कि पाई एंगल 0 से 2 पाई जाता है, थीटा 0 से पाई जाता है। ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि जो है यहाँ पे यदि जेड एक्सिस है, सपोज कीजिए कि आपकी जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे थीटा इधर से कोई भी पॉइंट पी लेंगे तो थीटा ऐसे वेरी करेगा। तो थीटा का वेरिएशन, ये थीटा यदि मानते हैं तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये थीटा यदि ये है तो थीटा हमेशा 0 से लेके पाई तक जाएगा। लेकिन फाई की वेरिएशन हम यहाँ से मानते हैं, फाई ये है, तो फाई कहाँ से जाएगा, 0 से लेके फिर 2 पाई तक जाएगा। ये फाई का मेरा वे होगा, 0 से 2 पाई तक वेरी करेगा। तो हम अब मेरी जो मेन पैटर्न क्या है, ये पैटर्न है। इसी पैटर्न को, जो मेरी मेजर लोब है, इसी को कन्फाइन किया गया है, इसी को इन्वेलप से पूरी इसकी इन्वेलप ली गई है और एक प्लेन में ली गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सतर्क रहिएगा क्योंकि बीम एरिया के 2-3 फार्मूले में दिखाऊंगा अलग अलग। तो ये जो है ई प्लेन में अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ई प्लेन में इसकी हाफ पावर बीम विड्थ जो होगी उसे हम थीटा एचपी कहेंगे, ठीक है। थीटा एचपी कहेंगे हाफ पावर बीम विड्थ को, थीटा थीटा एच कहेंगे हाफ पावर बीम विड्थ को। तो ये उसके लिए दिखाया जा रहा है। ऐसे ही आपको जो है यदि हम किसी और प्लेन में हम पैटर्न बनाएंगे, मान लीजिए कि 5 प्लेन में बनाते हैं, तो वहां पे भी हम पैटर्न बना सकते हैं। उसको हम अगले चित्र में दिखाएंगे, एक ही में नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे केवल हम बीम सॉलिड एंगल या बीम एरिया को हम कैसे इंटीग्रेट करके एक पैटर्न में निकालते हैं, यहाँ पे बस यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होंगे आपको। ये देखें, ये इंटीग्रेशन है, ऐसे आप कर देंगे। कहने का मतलब कि यदि हमें पावर पैटर्न दिया तो हम पावर पैटर्न रख के इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन इंटीग्रेशन कैसा होगा, डी ओमेगा मेरा वेरिएबल होगा, वो साइन थीटा डी फाई के कारण आएगा, ठीक है। मेरा जो मैंने पहले भी अभी दिखाया था कि साइन थीटा डी फाई ही डी ओमेगा की इक्विवेलेंट है, तो वह आएगा। तो ये वैल्यूज हम रखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगी। तो हमें निश्चित रूप से साइन थीटा कास थीटा में पावर पैटर्न दिए रहते हैं या फील्ड पैटर्न, तो हम उसको रखेंगे। तो इससे ऐसे रिलेटेड एकदम टोटली मैथमेटिकल है। इस कंसेप्ट से भी आप बीम एरिया निकाल सकते हैं। तो बीम एरिया की क्या है कि पावर पैटर्न या रेडिएशन पैटर्न जो हमें मिला है उसका हम इंटीग्रेशन है, उसका इंटीग्रेशन किस प्लेन में है, थीटा इक्वल टू 0 से पाई में और फाई इक्वल टू 0 से 2 पाई में है। तो इस तरह से हमने जो है अपनी बीम एरिया निकाली है। बीम एरिया किस में डिनोट करते हैं, बीम एरिया को निकालने के लिए जो मात्रक होता है क्या होता है, तो आंसर किस में आएगा आपका, तो स्टेरेडियन में आएगा। ये ध्यान दीजिएगा। फिर बीम एरिया का उपयोग क्या है, बीम एरिया पढ़ते क्यों है। जैसे मैंने अभी हाफ पावर बीम विड्थ पढ़ाया, बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल बताया, तो उसके उपयोग भी बताया, तो इसका भी उपयोग है, ठीक है। पहले हम अलग अलग प्लेन में कैसे दिखा सकते हैं उसको पहले देख लें, तब उपयोग की भी देखें। यहाँ पे मैंने 2 प्लेन लिया हुआ है। ये जो नया चित्र आप देख रहे हैं, अगला चित्र है, इसमें जो है बीम एरिया अथवा बीम सॉलिड एंगल को हम हाफ पावर बीम विड्थ के पदों में भी व्यक्त करना चाहते हैं। तो हाफ पावर बीम विड्थ जो हम व्यक्त करेंगे तो वो किस प्लेन में होगा वो निर्भर करेगा। तो देखिए, एक पुराना वाला ई फील्ड का मेरा पैटर्न था, तो ऐसा मेन पैटर्न था। अब उसके परपेंडिकुलर हमने एक नया प्लेन लिया है जो 5 प्लेन है, तो उसमें मैंने उसको बैंगनी रंग से ये दिखाया हुआ है, ये नया प्लेन है, ठीक है। तो इसमें हम हाफ पावर बीम विड्थ अलग निकालेंगे। देखिए, ये बैंगनी रंग से निकाला गया है। इसके मेन लोब जो है जहां हाफ पावर देंगे वहां निकालेंगे। लाल वाला जो मेरा ई फील्ड है उसका हाफ पावर जहां मिलेगा उसका हम हाफ पावर पॉइंट अलग निकालेंगे। तो हमें थीटा एचपी क्या है, ई फील्ड का हाफ पावर पॉइंट है, और फाई एचपी क्या है, ये उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन था। ई थीटा जो है और ई फाई प्लेन परपेंडिकुलर है, तो उसमें मेरी हाफ पावर पॉइंट में जो हाफ पावर बीम विड्थ निकली थी वे कितनी थी, ठीक है। एच पी बी डब्ल्यू इस लाल वाले प्लेन में जो ई प्लेन है, और एच पी बी डब्ल्यू इस फाई वाले प्लेन में जो थीटा के परपेंडिकुलर प्लेन है। यहाँ पे मैंने दोनों प्लेन दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, एंटीना की स्टडी में यदि हमको
ध्यान देना होगा कि प्लेन कौन सा लिए हैं या हम किस तरह के डायमेंशनल 3 डायमेंशन में कहाँ पे हैं। ये पूरी जो सरफेस ऊपर से दिखाई दे रही है, ये वास्तव में एक ऐसा इन्वेलप है जो सॉलिड एंगल के लिए है, कि इतना सॉलिड एंगल क्रिएट हो रहा है। लेकिन इस वाले लाल वाले प्लेन में जो थीटा प्लेन या ई प्लेन था, जो आपने पीछे वाले चित्र में देखा था, और ये जो नया प्लेन जस्ट लाल वाले प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन है। जो लाल वाला ई प्लेन है तो ये फाई प्लेन है। तो इसमें आप अलग से थीटा बीम विड्थ निकाल सकते हैं। तो दोनों प्लेन की बीम विड्थ अलग अलग पता होनी चाहिए। बीम विड्थ आपने सबसे पहले पढ़ा था, जो हाफ पावर पॉइंट होता है अपने अपने मेजर ग्लोब का। तो इस मेजर ग्लोब का हाफ पावर पॉइंट निकालिए, वो थीटा एचपी हो गया। इस बैगनी वाले रंग का हाफ पावर पॉइंट निकालिए, वो फाई एचपी हो गया। और दोनों को गुणा कर दीजिए तो बीम एरिया निकल आएगी। तो ये एक नया फार्मूला था जो जो ऐसे इसको अलग से इसीलिए मैंने बताया। एक बीम एरिया आपने टोटली मैथमेटिकली इंटीग्रेट कर लिया कि इसको पावर पैटर्न को, जो भी आपने पीछे वाली स्लाइड में देखी है। अब एक बीम एरिया अभी आप देख रहे हैं जो कि सीधे बीम विड्थ से डायरेक्टली निकल जा रही है। और इसको कैसे इसको गणना करेंगे, यदि आपको थीटा एचपी पता है, फाई एचपी पता है, तो आप रख दीजिए उनकी वैल्यूज। दोनों दोनों डिग्री में होंगे। इनका मान किस में होगा, ये डिग्री में होगा। मैं उसको लिख भी देता हूँ कि कंफ्यूजन ना रहे। देखें, हम यहाँ बताना चाहेंगे कि मेरा थीटा एचपी किस में है, ये सीधे डिग्री में है। यदि यदि आप इसको रेडियन में लिखेंगे तो फार्मूला और दूसरा हो सकता है। डिग्री में से पहले सिंपली सीख लीजिए, फिर आप जब इसको एक लेवल तक सीख लेंगे तो एडवांस लेवल में आप सूत्रों का केवल विनिमय करना होता है कि एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, रख लेंगे तो रेडियन में भी कर लेंगे। ये किस में है, डिग्री में है। टोटल वैल्यू कितनी आएगी आपकी, स्टेरेडियन में आएगी। और स्टेरेडियन का दूसरा क्या कर सकते हैं आप इसको, यदि इन वैल्यूज को, एक स्टेरेडियन कितने होता है, 3282.81 स्क्वायर डिग्री में होता है। तो ये जो जो यदि आप इसने इन्फिन डिग्री में रखेंगे या डिग्री में नहीं रखेंगे, इस सूत्र से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ यदि आपने डिग्री में निकाला है तो उसको स्टेरेडियन में कर सकते हैं। यदि स्टेरेडियन में निकाला है, ठीक है, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन फार्मूला क्या होगा, 1 स्टेरेडियन इज फाउंड टू बी 3282.81 स्क्वायर डिग्री। तो जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे एकदम क्लियर होगा। देखिए मैं डिग्री में रखूंगा, आंसर डिग्री में आएगा, ठीक है, और स्क्वायर डिग्री में आएगा। उसको यदि स्टेरेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो ये सूत्र आप जैसे जो पीछे निकाले थे उससे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे जो है आपको इतना लचीलापन होना चाहिए कि किसी में भी क्वेश्चन यदि पूछते हैं तो हम उसको समझें। और पैटर्न सीखने की भी कोशिश करना होगा आपको, कि आप हल्के से ही सही, धीरे से ही सही, लेकिन ये इनको डायग्राम से भी जानने का प्रयास करें। तो मैं समझता हूँ कि बीम एरिया के दो सूत्र आपने देखे, एक इंटीग्रेशन फार्मूला का देख लिया, और एक अभी देखा क्या, जो है हाफ पावर बीम विड्थ ई प्लेन में, और हाफ पावर बीम विड्थ जो है एक उसके परपेंडिकुलर फाई प्लेन में है, तब कैसे निकालेंगे। अब हम डायरेक्टिविटी से जोड़ना चाहेंगे इसको, लेकिन कुछ और डेफिनेशन देने के बाद आइए आगे बीम एरिया को हम डायरेक्टिविटी से जोड़ेंगे, और उसमें ये दिखाएंगे कि डायरेक्टिविटी और बीम एरिया एक दूसरे क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन उसके पहले कुछ और डेफिनेशन कर लेते हैं। तो देखिए एंटीना रिजोल्यूशन क्या होता है, ये भी रिसीवर और रिसीवर से रिलेटेड है। जैसे आप रडार वगैरह देखे होंगे तो वहाँ हमें हमारी जो रेडिएशन प्राप्त हो रही है वे कितनी एक दूसरे से कितने एंगुलर सेपरेशन पे प्राप्त हो रही हैं, एक आपस में क्या वे मिक्स तो नहीं हो जा रही हैं। तो जो भी हम वहाँ पे सेंस करते हैं तो हमें थोड़ी सी बिट्स चाहिए होती है। तो ये फर्स्ट नल बीम बिट्स बिटवीन फर्स्ट नल से जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो रिजोल्यूशन होता है वास्तव में, वे एक एंटीना के लिए क्या होता है, यदि BWFN आपको पता है, एक ही चीज है, BWFN कहिए या FNBW कहिए, बीम बिट बिटवीन फर्स्ट नल डिवाइडेड बाई 2, दिस इज सपोज टू बी रिजोल्यूशन। ठीक है, तो हम इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे कि रिजोल्यूशन एक वह प्रॉपर्टी है जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सकें एंगुलर सेपरेशंस को अलग अलग। ठीक है, कि सिग्नल्स या रेडिएशंस जो हम प्राप्त कर रहे हैं वे मिस आपस में कितनी डिफरेंट हैं एक दूसरे से, इससे ये हम रिजोल्यूशन से पता कर सकते हैं। और यदि हमें हमें पता है कि यदि फर्स्ट नल जो बीम विड्थ है वे कितनी है, तो हम उससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा, बीम एरिया कैसे जुड़ेगा यदि हमें पता है रिजोल्यूशन से, तो देखिए यहाँ पे जो है हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं कि हाफ पावर बीम विड्थ क्या होता है, वो FNBW के आधे के बराबर होता है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन और बीम विड्थ लगभग बराबर हैं। तो बीम एरिया का जो फार्मूला होता है वो थीटा और फाई प्लेन में, जैसा भी आपने देखा था कि थीटा HP और फाई HP, अभी आपने अभी दोनों प्लेन के लिए बीम हाफ पावर बीम विड्थ यदि पता हो तो गुणा कर दे तो निकल आता है। तो बीम एरिया जो है आप रिजोल्यूशन से भी ऐसे निकाल सकते हैं।
जैसे अभी आपने देखा ना कि ई थीटा प्लेन था और ई फाई प्लेन था, तो थीटा एच पी ये आपका थीटा एच पी है। इसको यदि मैं पेन से लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये क्या है, ये थीटा एच पी है। अभी क्लास कर रहे हैं, रखिए। हाँ, थीटा एच पी है, इसको आप क्या कहेंगे, ये ये बताना चाहूंगा, यहाँ देखें इसको, ये थीटा एच पी है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये वैल्यू जो है ये थीटा एच पी के लिए है, ठीक है। थीटा एच पी है और ये क्या है, फाई एच पी है। ये अप्रोक्सीमेशन कैसे ले सकते हैं, जब हाफ पावर बीम विड्थ, ये तब ले सकते हैं जब जब हम ये मानेंगे कि हाफ पावर बीम विड्थ कितनी होती है, फर्स्ट नल बीम विड्थ की आधी होती है। इसको आप किसी भी पैटर्न में डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक पैटर्न मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, मेजर लोब के लिए है, तो इसकी हाफ पावर बीम विड्थ यदि निकालें तो इन बिंदुओं के बीच से जाती है ऐसे। ये थोड़ा सा चित्र सही कर लीजिए, ये दोनों निकलेंगे यहाँ से, ये दोनों पॉइंट के बीच की होगी, ये आपकी क्या होगी, एच पी बी डब्ल्यू होगी। ये जो वैल्यू आएगी एच पी बी डब्ल्ययू की आएगी। और यदि फर्स्ट नल निकालेंगे तो फर्स्ट नल कहाँ से जाएंगे, वे कहीं यहाँ से जाएंगे। निश्चित रूप से जो ये वैल्यू आएगी, जो एफ एन बी डब्ल्यू, ये एच पी बी डब्ल्यू क्या होगी, लगभग दुगनी होगी। एफ एन बी डब्ल्यू कितनी आएगी, एच पी डब्ल्यू की जस्ट दो टाइम्स होगी। तो इसीलिए ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ ले लिया गया है कि एच पी बी डब्ल्यू किसके बराबर होगा, एफ एन बी डब्ल्यू के आधे के बराबर होगा। तो ऐसे रख के भी आप निकाल सकते हैं। तो रिजोल्यूशन जो है डिस्टिंग्विश करने का है कि अलग अलग यदि पैटर्न्स हैं तो उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उसका उपयोग हम यहाँ बीम एरिया में भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे बता रहे हैं। एक नया टर्म आ रहा है, बीम इफिशियंसी क्या है। तो बीम इफिशियंसी एज ए फार्मूला आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेरी मेन बीम है और जो मेरी क्या है, माइनर माइनर जो भी बीम होंगी, इसमें माइनर लोब भी होंगे, मेन लोब होंगे, उसको यहीं से देखें। ये मेरी मेन लोब थी जो आपको मैंने दिखाई, और मैं इसको यदि माइनर लोब इनकी बनाना चाहूँ, जैसे माइनर लोब बना दिया ये, इनकी मान लीजिए कि माइनर लोब है और ये मेन लोब है, तो जो बीम एरिया होगी, इनकी बीम एरिया भी निकलेगी, इनकी बीम एरिया निकाली जा सकती है, इनकी बीम एरिया भी निकाली जा सकती है। तो यदि मेन मेन लोब की बीम एरिया अपान टोटल बीम एरिया यदि हम लें, मेन लोब की बीम एरिया मेरी जो होगी उसको ले लें, तो मेन लोब मेरा ये था, ये इसकी बीम एरिया हमने निकाली। अभी आपको इसकी बीम एरिया आपने भी देखी थी कि ऐसे मैंने यहाँ ड्रा कर दें और इसको ले आए नीचे तो बीम एरिया निकलती है। ऐसे इसकी भी बीम एरिया निकलेंगी, इनकी भी बीम एरिया निकल जाएंगी। तो टोटल बीम एरिया कितनी होगी हम जोड़ देंगे और मेन लोब की बीम एरिया ले लेंगे, तो इससे हम बीम इफिशियंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक और डेफिनेशन है जो सूत्र के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी, कि स्ट्रेस फैक्टर क्या होता है। तो स्ट्रेस फैक्टर जो होता है उसको हम इसको हम यदि एप्सिलॉन कैपिटल एम्स दिखाते हैं तो स्ट्रेस फैक्टर पे एप्सिलॉन स्मॉल एम्स दिखाते हैं। इसमें होता है कि माइनर लोब की बीम एरिया अपान मेजर लोब की बीम एरिया की रेशियो होती है। तो ऐसे सूत्र आपको याद रखने होंगे। और एक समीकरण है कि बीम इफिशियंसी प्लस स्ट्रेस फैक्टर, दिस सब इज सपोज टू बी 1। स्ट्रेस फैक्टर क्या है, माइनर लोब की बीम एरिया डिवाइडेड बाय मेजर लोब की बीम एरिया। और बीम इफिशियंसी क्या है, मेन बीम एरिया अपॉन टोटल बीम एरिया। तो इन दोनों का सम कितना था, वो आता है। तो फॉर एमसीक्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने शामिल तो नहीं अपने क्वेश्चन में नहीं किए हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे सूत्र यदि आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अब नेक्स्ट एंटीनाज पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन जनरली फ्रंट टू बैक रेशियो जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, और इंक्रीज करने पर जो है डिक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी। स्पेसिंग ऑफ एलिमेंट्स, अगला क्या है कि जो एलिमेंट है आपके, ये जो जैसे आगे उड़ा एंटीना वगैरह में आपने एलिमेंट देखेंगे, ठीक है, उसमें डायरेक्टर होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट हैं। तो कह रहे हैं कि यदि एलिमेंट का जो सेपरेशन है, ठीक है, यदि सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो ये जो है इस फ्रंट टू बैक रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, अपने भाषा में भी लिख के आपको बता दें कि यदि एलिमेंट की सेपरेशन को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, मतलब सेपरेशन यदि इंक्रीज करते हैं
तो निश्चित रूप से फ्रंट टू बैक रेशियो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आप कहीं तैयार करें, ये सब उपयोगी होंगे परीक्षाओं के लिए। अगला है कि इलेक्ट्रिकल लेंथ पे भी डिपेंड करता है, पैरासिटिक एलिमेंट यदि होते हैं, खास करके जितने भी डायरेक्टर एंटीना होते हैं, डायरेक्शन बनाने के लिए हम लोग उसमें एलिमेंट लगाए होते हैं। सपोज के देखिए जैसे एक एंटीना ड्राइवन एलिमेंट है, फिर उसके डायरेक्टर्स हैं, इतने सारे डायरेक्टर्स लगे हैं, तो ये सब पैरासिटिक हैं। तो यदि इनकी हम बात करें कि ये जो है इनकी अपनी एक इलेक्ट्रिकल लेंथ होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल लेंथ इक्विवेलेंट लेंथ जो होती है ये अलग से हमने इफेक्टिव अपर्चर और इफेक्टिव लेंथ में पढ़ाएंगे आपको। तो वहां पे भी इलेक्ट्रिकल लेंथ पर भी निर्भर करता है, ठीक है। और इसी को हम ट्यूनिंग कहते हैं। यदि हम उसको ट्यून करें तो डायरेक्टिविटी या पैटर्न अच्छा लेने के लिए, तो ये इलेक्ट्रिकल लेंथ में जो चेंज होते हैं उस पर निर्भर करते हैं। और ये इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, एंटीना की ट्यूनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि व्हाट इज द ट्यूनिंग ऑफ एंटीना। तो ट्यूनिंग ऑफ एंटीना मीन्स जो उसके पैरासिटिक एलिमेंट हैं उनकी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल लेंथ को हम क्या कहें, उसको हम प्रभावित करें, चेंज करें। कैसे करें कि अपनी डायरेक्टिविटी हमारी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो वहां पे। तो ये फ्रंट टू बैक रेशियो के या किस पे निर्भर करते हैं, क्या ये हैं, ये मैंने समझाने का प्रयास किया। आइए अगला बिंदु देखते हैं। नेक्स्ट बिंदु क्या है है कि रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिविटी एंड बीम एरिया, ठीक है। डायरेक्टिविटी और बीम एरिया में क्या संबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पहले तो डायरेक्टिविटी को डिफाइन कर देते हैं। हालांकि आप डायरेक्टिविटी जानते हैं कि ये जो है यूनिटलेस होती है और ये मैक्सिमम डायरेक्टिविटी गेन होती है। मतलब डायरेक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पावर डेंसिटी टू द एवरेज पावर रेडिएटेड, ठीक है। और इसको हम लोग 4πu मैक्सिमम अपना डिवाइडेड बाई पी रेडिएशन कहते हैं। डायरेक्टिविटी पूरी और रेडिएशन इंटेंसिटी की अलग मेरी वीडियो क्लास है, उसमें मैंने इसको डिटेल डिफाइन भी किया है और इसके जो भी डेरिवेशन वहाँ दिखाए हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम बीम एरिया, बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल इत्यादि से जुड़े रिलेशंस के ही बात करेंगे। तो डायरेक्टिविटी डायरेक्टली बीम एरिया से जुड़ा हुआ है। और मेन जो रिलेशनशिप है जो आपको याद करनी है वो मैं आपको बताना चाहूँ, तो आप इसको याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डी इज इक्वल टू 4π डिवाइडेड बाई ओमेगा है, जहाँ डी क्या है, डायरेक्टिविटी है, ठीक है। डायरेक्टिविटी की डेफिनेशन है 4πu मैक्सिमम अपान पी रेडिएशन। और 4π और यहाँ पे क्या है, ये बीम सॉलिड एंगल या बीम एरिया है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये हम लोग अलग से डायरेक्टिविटी वाले सेक्शन में, जहाँ मेरी वीडियो क्लास है आप उसमें देखिएगा। लेकिन d इज इक्वल टू 4π अपन ओमेगा है, ये प्रेजेंट सिनेरियो में हम लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे ये बताते हैं कि दो एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली हैं। बीम एरिया इंक्रीजेज, डायरेक्टिविटी डिक्रीजेज, ठीक है। ये रिलेशनशिप क्या बताती है कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि बीम एरिया बढ़ेगी तो डायरेक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। और अब फिर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन यहाँ करना चाहेंगे कि क्या हम बीम एरिया को कैसे दिखा सकते हैं। तो बीम एरिया को आप पहले भी थीटा एचपी और फाई एचपी से दिखाए हैं। तो यदि स्क्वायर डिग्री में निकालना है, मान लीजिए कि क्वेश्चन देता है कि हाफ पावर बीम विड्थ दिया हुआ है, डायरेक्टिविटी की बात की जा रही है, तो आप ये देख लें कि यदि यदि बीम विड्थ ज्यादा है तो डायरेक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। बीम विड्थ यदि कम है तो डायरेक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बीम विड्थ या हाफ पावर बीम विड्थ ये सीधे बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल से भी जुड़ा है, ठीक है। लगभग बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल के क्या होता है, आधा होता है। इसको मैं थोड़ा यहाँ मैथ से दिखा दूं आपको, इसको समझ लीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आराम होगा। देखिए ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कि डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा है। आपने ऑलरेडी देखा कि डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, सॉरी इसको ऐसे ऐसे लिखिए, यहाँ ये रिलेशन गलत है। आप ऐसे लिखिए डी इज, नहीं ये रिलेशन सही है, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 अपान ही होगा, तो सही है। डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आप यहाँ प्रोपोर्शनलिटी दिखाएंगे तो 1 अपान ओमेगा हो जाएगा। इसको सही कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ये इसको सुधार लीजिए, ठीक है। यहाँ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डी मेरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डी 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 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D is inversely proportional to beam area. Similarly, D is inversely proportional to Fn Bw. Okay, and again D is inversely proportional to theta Hp या theta Phi Hp. ठीक है, D is inversely proportional to
phi hp also as well as theta hp. What are theta hp and phi hp? They are supposed to be half power beamwidth, and they are denoted by this relationship. So in MCQ type of analysis, you must remember the formula. This is very important formula. All these are supposed to be very important formula. All these are supposed to be what? ये सभी आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये जो रिलेशनशिप है 41253 स्क्वायर डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा एचपी, इससे भी आप डी निकाल सकते हैं कि यदि थीटा एचपी और फाई एचपी दिया है तो यू शुड रिमेंबर दिस फार्मूला एंड गेट द डायरेक्टिविटी आल्सो। एंड दिस इज जनरल एक्सप्रेशन, नॉट ए पर्टिकुलर एंटीना, एंड द जनरल एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इस पेज पे आपने देखा, इस स्लाइड पे डायरेक्टिविटी और बीम एरिया कैसे जुड़े हैं, साथ में डायरेक्टिविटी FN BW से कैसे जुड़ा है, डायरेक्टिविटी हाफ और बीमविड्थ से कैसे जुड़ा है, एंड ऑल दीज आर सपोज्ड टू बी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यदि डायरेक्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो बीम एरिया को डिक्रीज करे तो डायरेक्टिविटी क्या हो सकती है, इंक्रीज कर सकती है। बीमविड्थ डिक्रीज करे तो भी डायरेक्टिविटी क्या हो सकती है, इंक्रीज करेगी, और फर्स्टनल बीमविड्थ भी इन्वर्सली ही प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अब बैंडविड्थ की बात करें कि एंटीना का बैंडविड्थ क्या होता है। देखिए, बैंडविड्थ तो आप पहले से जानते हैं कि यदि परफॉर्मेंस एक निश्चित फ्रीक्वेंसी रेंज में अप टू दी मार्क है तो आप कहेंगे कि ये मेरा रेंज क्या है, बैंडविड्थ है। तो यहाँ पे भी है कि द बैंडविड्थ ऑफ एन एंटीना इज द रेंज और बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच द एंटीना मेंटेन्स द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये अपनी साइंटिफिक डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो होती हुए हैं कि एक जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है स्पेसिफिक वैल्यूज तक, जहां तक ये अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हैं, वो इनकी बैंडविड्थ है। इन जनरल बैंडविड्थ को हम लोग किससे दिखाते हैं, अपनी बैंडविड्थ जो हमारी होगी या कहीं पे भी होगी तो उसको कैसे दिखाएंगे बैंडविड्थ को। देखिए, बैंडविड्थ को हम हमेशा डेल्टा एफ से दिखाते हैं, F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2। ये क्या होता है, F0 अपॉन क्यू होता है। यहाँ F0 क्या है, एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनेटिंग फ्रीक्वेंसी है जो एंटीना के लिए डिफाइंड है, और ये क्यू क्या है, क्यू जो है आपका क्वालिटी फैक्टर है। ठीक है, तो उस पर क्यू फैक्टर जिसको हम कहते हैं, तो उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बैंडविड्थ। हम क्यू फैक्टर यदि बढ़ाएंगे तो बैंडविड्थ मेरी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो क्यू फैक्टर पे यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है, क्यू फैक्टर जो है एनर्जी से जुड़ा होता है, 2 पाई टोटल एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी रेडिएटेड पर साइकिल। 2 पाई टोटल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी कितनी है और कितनी एनर्जी क्या रेडिएट है। तो बैंडविड्थ हम बहुत संक्षेप में पढ़ाना चाह रहे हैं कि ये क्वालिटी फैक्टर से जुड़ा होता है। क्वालिटी फैक्टर यदि ज्यादा है तो बैंडविड्थ क्या कम होगी, और खुद क्वालिटी फैक्टर कैसे डिफाइंड है, ऐसे डिफाइंड है। तो हर एंटीना, चूंकि एंटीना फ्रीक्वेंसी रेंज में भी है, तो हम जैसे कि मेरे हॉर्न एंटीना है जो मेजरिंग केस में इस्तेमाल होगा मेजरमेंट में, और माइक्रोवेव रेंज का एंटीना है, तो निश्चित रूप से वहाँ उस रेंज की बैंड उसमें इस्तेमाल हो रही है। तो ऐसी सेटेलाइट बैंड में भी मेरे एंटीना होंगे, जैसे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स वगैरह है, तो वहाँ पे इसका उपयोग कर लेंगे, बैंड देख लेंगे वहाँ पे। ऐसे जानिए कि बैंडविड्थ क्या है, F0 अपॉन क्यू। और जब ये रिजोनेंस होता है तो वहां पे हम इस तरह का वक्र पाते हैं। कहने का मतलब ये ऐसे समझ लें कि यदि रिस्पांस आप खींचना चाहते हैं, कि रिस्पांस खींचना चाहते हैं रेडिएशन के लिए, तो कुछ ऐसी पोजीशन आएगी कि जहाँ पे ये आपकी एफ होगी, और ये सिचुएशन या इसका यदि ऐसा ले तो इस तरह की भी कंडीशन आती है। तो हम अपने इस फ्रीक्वेंसी को जिसको हम F0 कहते हैं वे हमारे यहीं पे होंगी, और उसके दोनों ओर की जो रेंज होगी वे हमारी क्या होंगी, बैंड होंगी। तो पैटर्न हमने कैसा लिया उस पर निर्भर करेगा, तो इसको अलग से देख सकते हैं आप। अभी न्यूमेरिकल प्रश्न के लिए याद कर लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, डेल्टा एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू। आइए क्वेश्चन आंसर सेशन ही शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा और आपका लक्ष्य क्या है कि कुछ भी प्राप्त करने से उसके उपयोग को देखें कि हमने कितना सीखा। देखिए, जो बीम एरिया थी मेरी, बीम एरिया से पहला क्वेश्चन लिए हैं कि एक हमें फील्ड दिखाई गई है, थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और रेंज दी गई है 0 से 90 डिग्री तक थीटा का वेरिएशन है। पहला क्वेश्चन है, तो फाइंड द बीम एरिया इन दिस केस। इस केस में आपको क्या निकालना है, बीम एरिया निकालना है। बीम एरिया निकालना है तो आपको एक इक्वेशन मैंने दी थी बीम एरिया की, कि Pn थीटा फाई साइन थीटा डी फाई। ओके, लेकिन ये फार्मूला किसके लिए था, पावर के लिए था। यहाँ पे फार्मूला किसके लिए था, ये फार्मूला आपका पावर के लिए था। सपोज कीजिए कि पावर की बात की जा रही है, फार्मूले में पावर है, लेकिन दिया क्या है आपको, फील्ड दिया है। तो आपको पता है ना कि फील्ड का स्क्वायर कर देंगे तो पावर मिलेगा। तो इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर थीटा के बदले क्या रखना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा का, हमको cos स्क्वायर थीटा का क्या रखना पड़ेगा, स्क्वायर रखना पड़ेगा।
cos स्क्वायर थीटा का हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रखना पड़ेगा और हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इफ यू हैव अ बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला, आपको पता है तो आप इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके निकाल देंगे। बट टू इन एमसीक्यू टाइप ऑफ एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस जो है गेट वगैरह में पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज जो है छोटे पब्लिक सेक्टर एग्जाम में इंटीग्रेशन की व्यवस्था तो यदि होगी तो आप वहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको सभी तरह से तैयार रहना चाहिए, किसी भी तरह के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, यदि आपको इंटीग्रेशन आते हैं तो आप ऐसे करके इन लिमिट निकाल के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एंटीना है जब मेन लोब का थीटा एचपी दिया हुआ 20 डिग्री, फाई एचपी दिया है कितना 20 डिग्री, तो इसके दो प्लेन हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको अपनी स्लाइड में दिखाया था कि दो प्लेन है, तो एक का थीटा एचपी है, दूसरे का फाई एचपी है। तो कह रहे हैं कि इसकी डायरेक्टिविटी निकालिए। तो आपको डायरेक्टिविटी का एक फॉर्मूला मैंने दिया कि 41253 स्क्वायर डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा एचपी मल्टीप्लाइड बाई फाई एचपी। आप रखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी 103, और ध्यान दीजिए डायरेक्टिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। तो आपने आसानी से दो क्वेश्चन किए ऐसे एमसीक्यू। तो देखिए जैसे मैंने एमसीक्यू लिया है, अब लाइन से हल्के एमसीक्यू लेते हैं जो आपने मेरे से ये नोट्स पे है, जो मैंने अभी पढ़ा है उसमें है। तो स्टेरेडियन किसका मात्रक है, स्टेरेडियन किसका मात्रक है, साइड एंगल का मात्रक है, ठीक है। एक संपूर्ण स्फीयर जो है केंद्र पे कितना डालेगा, 4 पाई डालेगा। कितना स्टेरेडियन डालेगा, 4 पाई डालेगा। एक स्टेरेडियन में कितना स्क्वायर डिग्री होता है, तो एक स्टेरेडियन में 3282 स्क्वायर डिग्री होता है, ठीक है। ये मैंने अभी पढ़ाया, उसी पे मैंने क्वेश्चन रखे हैं, तो इजी है, कर लिया। रेडियन किसका मात्रक है, तो प्लेन एंगल का मात्रक है, ठीक है, अभी अभी बात हुई थी। रेडियन किसका है, रेडियन किसका है, प्लेन एंगल का है। फिर कह रहे हैं कि रेडियन लोग जो मैक्सिमम रेडिएशन को निरूपित करता है, ठीक है। तो ऐसा लोग जो है यहाँ पे भाषा थोड़ी उसमें कर लीजिए कि रेडिएशन पैटर्न है, ठीक है। रेडिएशन पैटर्न में जो लोब है जो मैक्सिमम रेडिएशन को निरूपित करता है, इसको सुधार लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको मैं अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये जो है आपका ना रेडिएशन, ऐसा रेडिएशन पैटर्न का लोब है, ठीक है। इसको यहाँ TiON बना देते हैं, रेडिएशन पैटर्न का वह लोब, ठीक है। रेडिएशन पैटर्न में वह लोब, ठीक है, ऐसे पढ़िए, पैटर्न में वह लोब जो मैक्सिमम रेडिएशन को निरूपित करता है, तो आपको पता है वो क्या होगा, मेजर लोब होगा, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट माइनर लोब को कहा जाता है, जो जो लार्जेस्ट माइनर लोब जो होता है कौन सा होता है, पहला जो लोब आएगा आपका लार्जेस्ट माइनर लोब साइड लोब होगा, ठीक है। माइनर लोब तो होगा लेकिन सबसे पहले जो आएगा वो लार्जेस्ट होगा, तो साइड लोब होगा। एक आइसोट्रोपिक एंटीना, देखिए आइसोट्रोपिक एंटीना अलग है, एन आइसोट्रोपिक एंटीना अलग है। जो आइसोट्रोपिक नहीं है वे क्या है, एन आइसोट्रोपिक, मतलब वे जो है ऐसे डायरेक्शनल है, आइसोट्रोपिक तो चारों डायरेक्शन के लिए हो जाता है। तो एन आइसोट्रोपिक एंटीना के मेजर एक्सिस से 180 डिग्री पर क्या मिलता है आपको, कौन सा लोब मिलता है, तो बैक लोब मिलेगा। आपने अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले, जैसे मैंने वहां बताया था आपको कि ये आपका मेजर लोब है। सपोज करिए कि ये यदि आपका मेजर लोब है, तो इससे 180 डिग्री पे क्या मिलेगा आपको, बैक लोब मिलेगा। ये लाइन खींचेंगे तो इससे ये 0 डिग्री से लेके यहाँ तक घूम जाएंगे, 180 डिग्री पे क्या मिलेगा, बैक लोब मिलेगा। तो 180 डिग्री पे आपको बैक लोब मिला। जो थ्योरी की जो क्लास ली उसी पे आप निकल दिए। एंटीना के हाफ पावर पॉइंट पर पाए जाने वाले एंगुलर सेपरेशन को क्या कहेंगे, बिल्कुल सही। देखिए क्या क्या कहेंगे उसको, HPBW भी कहेंगे, ये भी कहेंगे उसको -3 dB भी कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, एंटीना की बीम विड्थ भी कहेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तीनों तीनों करेक्ट होंगे, ठीक है। एक एंटीना के रेडिएशन पैटर्न के दोनों और उन बिंदुओं के मध्य एंगुलर सेपरेशन बताइए जहां पे शून्य रेडिएशन होते हैं। तो निश्चित रूप से BWFN होगा, क्योंकि वही तो शून्य होते हैं, ये तो अभी पढ़ाया था आपको। उन एंगल्स की रेंज जहां पर FBR एंटीना को गेन, जहां पे FBR फ्रंट टू बैक रेशियो एंटीना के गेन को दिखा सकते हैं। तो फ्रंट टू बैक रेशियो मतलब क्या, जिसकी बार बार बात की जा रही है कि जैसे एक बड़ा लोब है और एक उसका बैक लोब है, तो ये कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से लेके 180 डिग्री तक ही तो करता है। ये 0 से लेके कहां तक करेगा, 180 डिग्री तक। तो ये विकल्प उसका क्या होगा, आपका सही होगा। नेक्स्ट आइए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है कि एक एंटीना की फील्ड पैटर्न दी हुई है, ठीक है, ई थीटा इक्वल टू दिस मच, जहाँ 0 इज लेस देन थीटा 90 डिग्री है। फील्ड पैटर्न दिया है cos स्क्वायर थीटा, और कह रहे हैं कि इसका क्या निकालिए, इसका हाँ पावर बीम विड्थ निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे कि आप इनको कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए यदि ई थीटा दिया है और आपको HPBW निकालना है, तो आप निश्चित रूप से फील्ड में करेंगे। फील्ड की यदि बात करें, जैसे यही मेरा पैटर्न था और ये जहाँ पे अब आया था, तो हाफ हाफ
पावर पैटर्न है तो हम हाफ लेते, फील्ड रहेगा तो क्या लेंगे, मैंने कहा था कि 1/, क्या लेंगे, √2 ले लेंगे आप। 1/√2 कितना होता है, 0.707 के बराबर होता है। तो ई थीटा को कितना रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा को 0.707 के बराबर रखेंगे। पावर नहीं दिया, क्या दिया, फील्ड दिया, इसलिए सॉल्व कर लेंगे तो थीटा आएगा 33 डिग्री। आप कहेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, क्या कैलकुलेटर मिलेगा? तो एनटीए के एग्जाम जो होते हैं आजकल जो है कैलकुलेटर उसमें रहते हैं, और यदि नहीं रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ दिया रहेगा जो भी हिंट वगैरह, तो वहां से आप कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे थ्योरी समझने के लिए थीटा निकल आया। लेकिन आपको पता है कि बीम विड्थ कितनी होती है, आपने पता ये देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये दोनों, ये जो हमारी निकलती है ये ऐसे ऐसे निकलती है। तो इधर का थीटा, इधर से थीटा और इधर का थीटा, दोनों थीटा जोड़ेंगे तो कितना जगह, 2 थीटा, दोनों बराबर होंगे। दोनों कितने होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो 2 थीटा कितना आएगा, 66 डिग्री। विकल्प कौन सही होगा आपका, 66 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो ये है, यदि एक एंटीना का फील्ड ई थीटा है तो एफ एन बी डब्ल्यू निकालना है आपको। क्या निकालना है इसमें, इस बार आपको क्या निकालना है, एफ एन बी डब्ल्यू निकालना है। इस बार आपको एफ एन बी डब्ल्यू निकालना है। ठीक है, ठीक है। एफ एन बी डब्ल्यू का मतलब क्या है, वहां पैटर्न की वैल्यू कितनी है, फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है। पावर की वैल्यू 0 है तो फील्ड की वैल्यू 0 है, तो ये दोनों को 0 रख दीजिए। हीट ट्रायल मेथड यदि थीटा 45 रखेंगे तो ये cos 90 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है थीटा का मान कितना आया, एफ एन बी डब्ल्यू के लिए थीटा का मान आया 45 डिग्री। तो 2 थीटा जो एफ एन बी डब्ल्यू होगा कितना होगा, 90 डिग्री। तो आंसर क्या होगा आपका, ये विकल्प 90 डिग्री वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं कि एक एंटीना की रेडिएटेड पावर जिस एरिया में कन्फाइंड होती है उसको कहते हैं, किस एरिया में होती है, तो देखिए वो एरिया जो होती है वो बीम एरिया होती है। ठीक है, बीम इफिशियंसी नहीं हो सकती है, इफेक्टिव एरिया या इफेक्टिव अपर्चर या अपर्चर एरिया जो होती है वो अलग से जो है हम उसको लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारी वास्तव में रेडिएटेड सिग्नल की हम बात कर रहे हैं तो किसमें होती है, उस बीम एरिया में होती है जिसकी हम लोगों ने अभी स्टेरेडियन में गणना की थी। आंसर क्या होगा आपका, बीम एरिया होगा। बीम एरिया इंक्रीज करें तो डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना क्या होगी, मैंने अभी समझाया था, ये इस समीकरण से तो डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसको क्वेश्चन में भी ले लिया कि आप थ्योरी से उसको तैयार। नेक्स्ट क्या है कि यदि एक एंटीना का पैटर्न एक अर्धगोले के बराबर क्षेत्र से रेडिएट कर रहा है तो इस एंटीना की डायरेक्टिविटी क्या होगी। देखिए अर्धगोले के लिए स्टेरेडियन सॉलिड एंगल कितना होगा, अर्धगोले के लिए 2 पाई होगा, 2 पाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। तो इसकी डायरेक्टिविटी कितनी जाएगी, 4 पाई अपॉन 2 पाई, तो 2 आएगा आंसर। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 2 वाला विकल्प आपका सही होगा। तो जो विकल्प आपके सही होंगे उसको विकल्प लगा लीजिए, क्या ये वाला, इसका कौन सा विकल्प सही होगा, ये विकल्प सही होगा। तो डायरेक्टिविटी की मिनिमम वैल्यू क्या है, देखिए सूत्र तो यही 4 पाई अपन ओमेगा है। ओमेगा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू जब मिलेगी सबसे मैक्सिमम, तो डायरेक्टिविटी उसी समय क्या हो जाएगी, मिनिमम। ओमेगा एक सबसे वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पूरे पूरे स्फीयर के लिए क्या होती है, 4 पाई। सबसे मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा कितनी होती है, 4 पाई। तो 4 पाई अपॉन 4 पाई कितना आएगा, 1। तो मिनिमम डायरेक्टिविटी कितनी होगी, 1। मतलब इससे डायरेक्टिविटी कम नहीं हो सकती है। और कुछ छोटे क्वेश्चन देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने इसको लिखा है, इसको मैंने एमसीक्यू नहीं किया, इसको मैंने क्या किया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन किया। क्यों कंसेप्चुअल है, क्योंकि अभी इसकी थ्योरी पढ़ाई नहीं की, कंसेप्ट रिलेटेड है। ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का क्वेश्चन है। तो अब हर एक एंटीना का हमें उपयोग पढ़ाना है, उसके पैटर्न अलग से आपको समझाने कंपैरेटिवली स्टडी में, तो वहाँ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर तक अभी पहुंचे नहीं है। तो लेकिन क्वेश्चन बीम विड्थ का है तो उसको हम ही ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इसकी डायमीटर दी गई है, एक पैराबोलिक एंटीना की क्या दी गई है, डायमीटर दी गई। थोड़ा सा इसको बना के देते हैं हम अभी आपको दिखाने के लिए। तो ये जो मेरे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होते हैं वो कुछ इस तरह की शेप के होते हैं। यहाँ पे हम फीडर लगाए होते हैं जो फीड एंटीना होते हैं, और यहाँ से जो है बाई वायर ले आते हैं, यहाँ से सिग्नल को ये शेप करें या इसको यहीं से रेडिएट कराएं। तो ऐसा एंटीना है। ठीक है, इसमें जो सिग्नल होगी, जो वेव होगी, उसकी वेवलेंथ वहां से लैम्डा मिल सकती है। इसका जो डायमीटर होगा, ऐसे एंटीना का हम डायमीटर लेंगे तो डायमीटर कितना है, डी है। तो ये सूत्र होता है इसके लिए, इसका यदि फर्स्ट नल निकालना हो तो इसके सूत्र होते हैं 140 लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। और इसका यदि बीम विड्थ निकालना हो तो वो सारे 58 लैम्डा बाई डी होता है। लैम्डा कहाँ से निकालेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 हर्ट्ज जो इसमें वेव प्रोपोगेट कराएंगे, और इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो दोनों डाटा निकल सकता है। सिंपल फार्मूला है, C इक्वल टू एफ लैम्डा करके आप यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए और सूत्र में रखिए तो ये 3.8 डिग्री आता है। और बी डब्ल्यू एफ एन कितना था, 3.8 डिग्री, और एच पी बी डब्ल्यू कितना आता है, 1.6 डिग्री। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंटीना का है। देखिए इसमें क्या है कि हॉर्न एंटीना
माइक्रोवेव एंटीना है, ये भी अपर्चर एंटीना है। इसे भी मुझे अलग से कॉम्पिटिटिव स्टडी में उपयोग के साथ आपको बताए हैं एक वीडियो क्लास में, उसकी अलग क्लास है। लेकिन यहाँ पे एक बीम विड्थ का क्वेश्चन है इसका जो है, और बैंडविड्थ का ई प्लेन में और एच प्लेन में, तो इन दो प्लेन इनके भी बनते हैं। ठीक है, तो इसका ई प्लेन का अपर्चर ए है, ये डिस्टेंस है, और एच प्लेन का अपर्चर क्या है, ए एच है। तो आपसे यदि एच पी बी डब्ल्यू इसका पूछे ई प्लेन में, एच पी बी डब्ल्यू एच प्लेन में पूछे, तो ये कैसे कितना निकलेगा, 56 डिग्री लैम्डा अपान ए, 67 डिग्री लैम्डा अपान ए एच। तो ऐसे दोनों फार्मूले जो है ये आपके याद करने के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। ओके, तो आप ऐसे इसको आप धीरे धीरे, जैसे मैंने आज ये 3 बिंदु लिए हैं कि बीम विड्थ, बीम एरिया, बैंड विड्थ और बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल, इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सूत्र बनते हैं, ये करीब 20-22 क्वेश्चन जो है अध्ययन करने के लिए निकाले। तो ऐसे कुछ कुल 9 भाग में जैसे एंटीना है, तो उसको आप धीरे धीरे कवर करिए। एंटीना पार्ट 2 की इस वीडियो क्लास में आज आपने बीम एरिया, हाफ पावर बीम विड्थ एवं बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल तथा इनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एवं एमसीक्यू का अध्ययन किया। निश्चित रूप से ही ये टॉपिक आज आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आप सभी का एंटीना पार्ट 2 वीडियो क्लास में भाग लेने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो क्लास एंटीना पार्ट 3 में। थैंक यू।